जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 11 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 11 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीरों को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? ऑप्शन है मार्केंसिया, दूसरा ऑप्शन है मार्सिलिया, तीसरा ऑप्शन है फ्यूनेरिया, चौथा ऑप्शन है कारा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि जो चारों पौधा हमारे ऑप्शन में दिया गया है ये किस ग्रुप के प्लांट हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है मार्केंसिया। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मार्केंसिया। और साथ ही साथ आपके तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है फ्यूनेरिया। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मार्केंसिया हो या फिर फ्यूनेरिया हो, दोनों ही किस कैटेगरी के प्लांट हैं? तो ये दोनों ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं, जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं, इनका शरीर थैलस के रूप में होता है या शरीर थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा होता है। ध्यान में रखेंगे। या अगर शरीर थैलस जैसा नहीं मिलेगा तो फिर कैसा होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, या तने और पत्ती में विभाजित रहता है। तने और पत्ती में विभाजित रहता है। ब्रायोफाइटा कुल के जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे, या तो उनका शरीर थैलस के जैसा मिल सकता है या फिर उनका शरीर तना और पत्ती में विभाजित रहता है, या तना और पत्ती में अलग अलग बटा हुआ मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं इसमें वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं इसमें वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते हैं। वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होंगे उसका शरीर एग्जैक्टली जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनका शरीर या तो थैलस के रूप में होगा या फिर तना और पत्ती के रूप में विभाजित होगा, लेकिन इसमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ना ही हमारा मार्केंसिया सही आंसर होगा और ना ही हमारा फ्यूनेरिया सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, आपका अगला ऑप्शन है बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है? मार्सिलिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मार्सिलिया लिखा हुआ है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं मार्सिलिया की, तो ये आपका किस ग्रुप का प्लांट होता है? तो ये आपका टेरिडोफाइटा वर्ग का प्लांट होता है। किस ग्रुप का प्लांट होता है? टेरिडोफाइटा वर्ग का प्लांट होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टेरिडोफाइटा वर्ग के जितने भी प्लांट होते हैं इनका शरीर क्या होता है? तो इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है। इनका शरीर क्या होता है? तो जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि मार्सिलिया टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है और टेरिडोफाइटा वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर मार्सिलिया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। और सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कारा भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे, आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा कि कारा क्या है। तो आप कहते हैं सर ये शैवाल की कैटेगरी में आता है। और जो लाइकेन और शैवाल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है।
किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उन सभी का शरीर क्या होता है? थैलस के जैसा होता है, यानी कि थैलस के रूप में होता है। और ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा वर्ग के भी जो पौधे होते हैं उसका भी शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा वर्ग के और ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं सामान्यतः इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं इनका शरीर जो है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे हम सबों को मालूम है कि प्लांट के जो टोटल स्पेसीज हैं उन सभी को हम लोग 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका थैलोफाइटा हो जाता है, फिर ब्रायोफाइटा हो जाता है, फिर टेरिडोफाइटा हो जाता है, फिर जिम्नोस्पर्म हो जाता है और फिर एंजियोस्पर्म हो जाता है। तो आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो आपका थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? फेनरोगेम्स कहलाते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ओडोमीटर गति के साथ संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आमीटर किससे संबंधित होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग एक नज़र क्वेश्चन पे दें तो हम सभी कह सकते हैं कि ओडोमीटर के द्वारा जो है वो तय की गई दूरी मापी जाती है, जबकि हमारे क्वेश्चन में ओडोमीटर को गति से संबंधित किया गया है। तो खैर यहाँ पे पहला टर्म तो उन्होंने रिलेट करके दे दिया है, हम लोगों को दूसरा टर्म खोजना है कि एम्पियर किससे संबंधित होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि एम्पियर के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। तो भाई मेरे देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में करंट है। आप कहेंगे तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके दूसरे ऑप्शन में भूकंप भी दिया हुआ है। तो हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। और साथ ही ध्यान में ये भी रखेंगे, क्योंकि रेलवे ने क्वेश्चन इसको सेलेक्ट करा है तो उन्होंने ओडोमीटर को गति से यहाँ पे रिलेट कर दिया है आपको एक क्लू देने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, जबकि स्पीडोमीटर के द्वारा जो इंस्टेनियस स्पीड होता है उसको बताया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर इन्होंने ओडोमीटर को गति से रिलेट करा है तो ये गलत रिलेट करा है। ओडोमीटर को इनको दूरी से रिलेट करना चाहिए था, और अगर गति से रिलेट करना ही था तो साथ में ये स्पीडोमीटर लिखते। खैर ये कोई बात नहीं है, ये समझने के लिए और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे, आपको जो टर्म खोजना है तो आप कहेंगे सर एम्पियर जो है वो करंट को मापता है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपका वायु भी दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायु के वेग को हम लोग किससे मापते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वायु के वेग या शक्ति को हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण और F के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ऑप्शन है अपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है आभासी, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक, चौथा ऑप्शन है पूर्ण। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि गुरुजी यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण और F के बीच, यानी कि अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखी वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। हम लोग कैसे समझेंगे कि F और किसके बीच रखा गया है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे थोड़ा सा डायग्राम पे। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तो ये आपका एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। जाहिर सी बात है कि इसका मुख्य अक्ष भी होगा, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का फोकस होगा, और ये क्या होगा? दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा गया है। तो ये आपका अवतल दर्पण है और ये फोकस है, तो इसके बीच में कहाँ पे रखा जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए,
किसकी कही जा रही है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर वस्तु को अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए मेरे मित्र, जब हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी, और मुख अक्ष के समांतर जब ये जाएगी तो सर ये परावर्तित होकर के फोकस से होकर गुजर जाएगी। किससे होकर के गुजर जाएगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण जो है वो हम लोग वक्रता केंद्र के अनुदिश ले लेते हैं, वक्रता केंद्र के अनुदिश ले लेते हैं। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के अनुदिश जाती है तो वो इस तरह से अगर जा रही है तो इसी माध्यम में लौट भी जाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग इसके मुख अक्ष को थोड़ा सा और इधर कर लें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस प्रकाश की किरण को यहाँ पे खींचा जाए और इसको यहाँ पे खींचा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है। साथ ही प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे आभासी होगा यानी कि काल्पनिक होगा। क्या होगा? आभासी होगा यानी कि काल्पनिक होगा। और आप सभी जो याद करते हैं कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा भी होता है जिसमें वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, तो वो कंडीशन आपका यही है। हमेशा ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो आप कहेंगे आभासी या फिर काल्पनिक होगा। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, आप सभी कहेंगे निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार जो है वो आभासी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है जिसको आप PbNO3 कहते हैं, इस PbNO3 को हीट दे करके अपघटित किया जाए, तोड़ा जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो कैसा होगा या क्या सब होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पीछे के सेशन में भी आपने इस अभिक्रिया के बारे में बताया है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो जो आपका लेड नाइट्रेट है ये किस में टूट जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। जो आपका लेड नाइट्रेट है जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा, PbO NO2 और O2 में टूट जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि PbO को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। NO2 क्या है, आप कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है सर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और O2 क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, तो सर ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? ब्राउन फ्यूम्स के रूप में मिलता है, यानी कि भूरा धुआं जैसे निकलते रहता है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को PbNO3 को गर्म किया जाता है तो किस रंग का गैस निकलता है या किस रंग का धुआं निकलता है, तो आप कहेंगे ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। क्या निकलता है? ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। और साथ ही ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि लेड नाइट्रेट क्या है, तो लेड नाइट्रेट जो है ये एक वाइट सॉल्ट है। क्या है? वाइट सॉल्ट है। तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या हैं, तो आप कह रहे हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर ऑप्शन पे सरसरी निगाह दिया जाए तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड
प्लस ऑक्सीजन, तो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखा है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूर है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो आपने ट्रिक भी बताया और फॉर्मूला भी बताया है। हमारे क्वेश्चन में ध्वनि का गति दिया हुआ है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी 346 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया, यानी कि इको का जो टाइम है वो कितना है सर, 3 सेकंड है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि लड़का चट्टान से कितनी दूर है, यानी कि आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी फॉर्मूला आपने बताया है 2D = V × T, जहाँ पे V क्या है, तो सर V जो है वो साउंड का स्पीड है, और T क्या है, तो सर ये इको का टाइम है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ पे डाटा को पुट करेंगे तो आप कहिएगा कि गुरुजी V के जगह हम 346 लिखेंगे और टाइम के जगह हम लोग 3 लिखेंगे। हमको तो D निकालना है, तो 346 × 3 / 2 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1 तिया 3, 2 5। लड़का और चट्टान के बीच की दूरी कितनी है सर जी, 519 मीटर। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, बिना कुछ सोचे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डी निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 पास्कल = व्हाट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम लोग 1 न्यूटन m⁻⁻² लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी सीधे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सर इसमें कोई दम ही नहीं है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग गैसों के आणविक गति की बात करें और उसको टेम्परेचर दें तो जाहिर सी बात है कि गैसों का जो आणविक गति होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, ये क्या है, तो सही है। ध्यान देंगे हमको क्या चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन है कि सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी गैसों का जो आणविक गति है उसको जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो उसका जो आणविक गति है उसमें वृद्धि होगी, उसके पार्टिकल्स का जो स्पीड होगा उसमें वृद्धि होगी, लेकिन क्या ये हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स बढ़ना शुरू हो जाए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन तो कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स में वृद्धि होगा, कण में वृद्धि होगा। ध्यान से पढ़िएगा, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। अणुओं का अंश बढ़ता है मतलब क्या, अणु ज़्यादा हो जाते हैं। आप कहेंगे सर ये संभव नहीं है, ये क्या है, गलत है। आपका तीसरा है कि वितरण व्यापक हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप गैसों के आणविक गति की बात करते हैं और आप उसको टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो जो उसका फैलाव होता है वो क्या हो जाता है, तो सर पूरे क्षेत्र में हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो फैलाव है वो व्यापक हो जाता है। यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और आपका चौथा है कि वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। मेरे मित्र, जब हम लोग आणविक गति की बात करते हैं किसी भी पार्टिकल्स के, सिर्फ गैस की नहीं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो पदार्थ होते हैं उसके कण अपने सतह में जिगजैग मोशन में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके चौथे ऑप्शन में जो बात की जा रही है, वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है जिसमें गैस भरा हुआ है, तो इसके जो कण होंगे वो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो ये क्या करेगा सर, जिगजैग मोशन का अपना एक वक्र बना लेगा, कर्व बना लेगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको टेम्परेचर नहीं भी देंगे तो भी ये जिगजैग मोशन में ही मूवमेंट करेगा, और टेम्परेचर दे भी देंगे तो भी क्या होगा, तो ये सर जिगजैग मोशन में ही क्या करेगा, तो सर मोशन करते रहेगा। तो जो चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है, आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि टेम्परेचर ना भी देंगे तो भी ये क्या होगा, तो सर अपने एरिया में मूव करते रहेगा। गैस के कण हैं तो और तेजी से मूव करते रहेगा, और जब तापमान इसको इंक्रीज कर देंगे तो भी क्या होगा, तो जिगजैग मोशन में ही बहुत तेजी से मूव करते रहेगा। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही सही है, जबकि ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश। पहला ऑप्शन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। दूसरा है बल इस पर कार्य करते हैं। तीसरा है वहाँ विस्थापन होता है। चौथा ऑप्शन है यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप में से बहुत सारे मित्र इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली आप सबों को मालूम है कि साइंस के दृष्टिकोण में कार्य होना तभी हम लोग मानते हैं जब ये कहते हैं कि गुरुजी किसी वस्तु पे बल लग रहा है और बल लगने से वस्तु विस्थापित हो जा रही है, मतलब वहाँ पे कार्य हो रहा है। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे अपने ऑप्शन में, यहाँ पे भी विस्थापन की चर्चा की गई है। जो आपका ऑप्शन सी है और डी है, दोनों में किस बात की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि वहाँ विस्थापन होता है। आप कहेंगे सर जहाँ विस्थापन होगा वहाँ कार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, चौथे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। भाई मेरे, जब निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी विस्थापन होगा। तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन सी और डी क्या हो जाना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या होगा, तो सर एक ही होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको कार्य विस्थापन अगर वस्तु तय कर रही है तब होगा, इस सोच से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। आपको ये सोचना होगा कि जो वस्तु विस्थापन तय कर रही है वो क्यों कर रही है। जैसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, कोई एक वस्तु है, इस पर हमने क्या करा, F बल लगाया। क्या करा सर, F बल लगाया। आप क्या कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये जो आप यहाँ पे F बल लगाए हैं इस वस्तु पे, तो बल लगाने से इस वस्तु की ऊर्जा में क्या हुई है, बल लगाने से इस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि हुई है। और ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वही ऊर्जा आपका किस में बदल गया, किस में ट्रांसफर हो गया, तो सर गतिज ऊर्जा में बदल गया। जिस वजह से क्या हुआ, तो सर ये कुछ ना कुछ दूरी कवर कर पाया। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए आपका कंसेप्ट क्या होगा, तो सर ये वाला कंसेप्ट होगा कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो वस्तु के ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जैसी वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होगी वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो कुछ ना कुछ दूरी कवर किया जाएगा, जिसको हम लोग विस्थापन के रूप में देखते हैं। ध्यान देंगे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश, तो आप अपने पहले ऑप्शन पे गौर फरमाएंगे सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। क्या करता है, यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पे यांत्रिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, F बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, F बल लगा रहे हैं। ये क्या है सर, आप कहेंगे एक प्रकार का यांत्रिक प्रभाव है, मैकेनिकल इफेक्ट है। और फिर क्या है कि यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आप बल लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये मूव करेगा, यानी कि इसका जो एनर्जी था वो गतिज ऊर्जा में बदला और मूव किया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विस्थापन तय करेगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश, और वहाँ पे आपके ऑप्शन में
जैसे कि ऑप्शन सी और डी में दिया गया वहाँ विस्थापन होता है या किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है, तो सर इन सभी को हम लोग टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, हमारे माइंड में ये बात भी आएगी कि ऑब्वियसली विस्थापन होगा तो कार्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। लेकिन ये जो विस्थापन हो रहा है वो एक्चुअली वस्तु के ऊर्जा में वृद्धि के चलते हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम बल लगा रहे हैं वो एक यांत्रिक प्रभाव है। हमने बल लगाया, वस्तु की ऊर्जा में क्या हुआ सर, वृद्धि हुआ, और ऊर्जा में वृद्धि हुआ तो ये ऊर्जा किस में बदला, गतिज ऊर्जा में, जिस वजह से वस्तु कुछ न कुछ दूरी कवर करा, जिसको हम लोग विस्थापन के रूप में देखते हैं। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले थोड़ा सा संभल के जवाब देना है। और बहुत सारे मित्र तो यहाँ पे ये भी सोच लेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा करके नहीं आना है। थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर को टिक करेंगे, और किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराने से पहले थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, त्वरण क्या होगा। मेरे मित्र ना सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेग 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और जो आपका अंतिम वेग 54 किलोमीटर पर आवर है, तो सर इसको क्या करेंगे, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 54 इंटू 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आपको मालूम है, और टाइम कितना है, तो टाइम आपका 5 सेकंड है। तो बताइए एक्सेलरेशन ना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सर। और क्या त्वरण होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया क्या है। आप सभी क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन है कि यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति का कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। तीसरा है यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती है और रक्त में आरबीसी को समाप्त करती है। और चौथा ऑप्शन है यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि जो हीमोफीलिया है वो एक प्रकार का ऐसा अनुवांशिक रोग है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और इस हिसाब से हमारे पहले ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति का कारण होता है, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने वाला फैक्टर ही नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट कहाँ से हो पाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 संरचना सूत्र दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे, मेरे मित्र आसानी से पहचानेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है। क्या, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन आपका क्या होता है, एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि हम लोग बात करते हैं एल्कीन की और बात करते हैं एल्काइन की, तो ये दोनों क्या होते हैं, आप सभी याद रखेंगे, ये दोनों असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। और मेरे मित्र इन तीनों का ही पहचान क्या है, संतृप्त और असंतृप्त होने का। तो आप सबों को ध्यान में रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन है, तो एल्कीन अगर होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और अगर एल्काइन होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संरचना सूत्र कोई भी हो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और अगर संरचना सूत्र हमारा किसी भी प्रकार का है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
आप अपने ऑप्शन पे गौर फरमाएंगे सर, तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो पहला ही ऑप्शन है उसी में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या किया गया है सर, तो 3 बॉन्ड दिया गया है। मतलब साफ है कि पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी आपसे संतृप्त और असंतृप्त को पहचानने के लिए बोला जाए तो कैसे पहचानेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो संतृप्त होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा, असंतृप्त होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है C4H10, दूसरा ऑप्शन है C4H8, तीसरा ऑप्शन है C3H8, चौथा ऑप्शन है C3H6। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे परेशान हो गए होंगे कि गुरुजी ये आइसोब्यूटेन क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका आइसोब्यूटेन है, जो आपका आइसोब्यूटेन है और साथ ही जो आपका एन ब्यूटेन जिसको आप नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, इस दोनों के लिए ही अणुसूत्र क्या होता है, इस दोनों के लिए ही अणुसूत्र C4H10 होता है। क्या होता है सर? C4H10 होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि C4H10 को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। आप कहेंगे फिर ये आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन क्या है? तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन के क्या हैं, समावयवी हैं। ब्यूटेन के क्या हैं, समावयवी हैं। आप कहेंगे समावयवी क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, एक आपका आइसोब्यूटेन और दूसरा आपका नॉर्मल ब्यूटेन होता है। इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो सर सेम ही होता है, बट इस दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी समावयवी का मतलब ये हुआ कि अणुसूत्र समान होगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। बिल्कुल सर। और क्या ध्यान में रखना है कि जो C4H10 ब्यूटेन है इसके 2 समावयवी हैं, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, आप कहेंगे C4H10, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बहुत ज़्यादा लाग लपेटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबों को मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं मास बटा वॉल्यूम, यानी कि प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये बात लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला जी ध्यान में रखिएगा, अगर इसका ऐसा यूनिट पूछ देगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी मास का यूनिट केजी, अब वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्यदलपुंज, पुष्पासन, बीजांडसन, अंडवाहिनी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो फ्लावर का हिस्सा होता है वो जिस आधार पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर की, जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोई फ्लावर है, ये हमारा कोई क्या है, फ्लावर है, फ्लावर है सर, फायर नहीं है ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये हमारा थैलमस कहलाता है। और मेरे मित्र थैलमस को ही क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, जिस पे क्या होता है, तो फूल का आधार रखा हुआ रहता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे, थैलमस या फिर पुष्पासन कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, तो सर इसको बाह्यदलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्यदलपुंज बोला जाता है।
और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ठीक है सर। और साथ ही इसमें कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये तो परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। साथ ही ये क्या कहलाता है, तो आप कहते हैं फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलामेंट। और ये वाला पोर्शन आपका, आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो वर्तिकाग्र कहलाता है। और साथ ही ये वाला पोर्शन आपका, आप कहते हैं गुरुजी ये स्टाइल कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये छोटा छोटा बात भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है, ध्यान देंगे। ये जो आपका इस तरह का डंठल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेडिसेल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट डी ब्लॉक तत्व हैं, पी ब्लॉक तत्व हैं, एफ ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक तत्व हैं, क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी एफ ब्लॉक जो है वो तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं ये सब के सब एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। और साथ ही डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो ये दोनों बात भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है आसवन या डिस्टिलेशन, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, तीसरा है क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, और चौथा है निस्पंदन या फिल्टरेशन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसा कोई भी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ आपका क्या हो, सब्लिमेट होने वाला हो, यानी कि ऊर्ध्वपातित होने वाला हो, उसको हम लोग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, मतलब साफ है कि जो हमारा मिश्रण बना होगा वो NaCl प्लस NH4Cl का हो गया होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है इसी को हम लोग नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी नौसादर जो है ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। यानी कि जब नौसादर को गर्म किया जाएगा तो ये सीधे गैस में परिणत हो जाएगा, और जब उसी गैस को ठंडा किया जाएगा तो ये सीधे किस में आ जाएगा, तो सर ठोस रूप में आ जाएगा। चूँकि आपके क्वेश्चन में बात की जा रही है कि NaCl से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, और आप कह रहे हैं कि गुरुजी इसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है कि NaCl और NH4Cl का जो मिश्रण होगा अगर इसका ऊर्ध्वपातन किया जाएगा तो चूँकि NH4Cl ऊर्ध्वपातित पदार्थ है तो ये क्या होगा, जैसे ही हीट मिलेगी ये गैस में बदल जाएगा, और जैसे ही गैस में बदलेगा उसको स्टोर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड अलग कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है वैसा कोई भी मिक्सर जिसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे, ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे। कौन सा विधि अपनाएंगे, ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे। तो आप ही बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऊर्ध्वपातन तो हमारे दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आपको एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो और उस मिश्रण को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए विधि की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, वो विधि ऊर्ध्वपातन होगा, यानी कि सब्लिमेशन होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। मेरे मित्र कई बार मैंने आपको बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की उम्मीद रखूंगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है। ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम,
तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा और चौथा ऑप्शन है ब्लू विट्रल। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको इन चारों ही ऑप्शन के फॉर्मूला को याद रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। मैंने पीछे भी कई बार बताया है, तो आप सभी इसका फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लेंगे। बहरहाल आपका पहला ऑप्शन है वॉशिंग सोडा। तो ज़रा सा आप हमको बताएंगे कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है सर? क्रिस्टलीकरण का पानी है। क्या है सर? क्रिस्टलीकरण का पानी है। ध्यान देंगे, आपका दूसरा ऑप्शन है जिप्सम। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? जिप्सम। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी CaSO4 2H2O किसका फॉर्मूला हो जाता है? तो आप कहते हैं जिप्सम का। यहाँ पे भी क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, यानी कि क्रिस्टलीकरण का पानी है। आपका तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के लिए चला जी आप लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? बेकिंग सोडा के लिए आप लोग फार्मूला लिखते हैं NaHCO3। NaHCO3। और इसी को आप क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है? आप कहेंगे नहीं है। चौथे ऑप्शन में क्या है? ब्लू विट्रॉल। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ब्लू विट्रॉल को ही नीला थोथा बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल को क्या बोला जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि नीला थोथा बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे, नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर CuSO4 5H2O होता है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है, यानी कि आपका इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें क्रिस्टलीकरण के फॉर्म में पानी नहीं है? आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा में। लगा दीजिए सर, बेकिंग सोडा आपके जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को टिक। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है मृदु उत्तक या पेरेन्काइमा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो सरल अस्थायी उत्तक में आ जाता है, और सरल अस्थायी उत्तक वे होते हैं जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका चला गया। दूसरा ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा। आप कहेंगे गुरुजी ये भी सरल अस्थायी उत्तक ही है, जाहिर सी बात है कि ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है विभोजी उत्तक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्लांट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उसी में कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, और ये क्या करते हैं? तो कोशिका विभाजन करके नए कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, आप कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू की ही कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ये किस में बदल जाता है? अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। और अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन A और B में सरल अस्थायी उत्तक का उदाहरण दिया गया है, जबकि ऑप्शन D में जो जाइलम लिखा हुआ है ये क्या है? जटिल अस्थायी उत्तक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा डैश होगा। बताइए ना सॉल्व होगा? बहुत सारे मित्र सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। भाई मेरे सॉल्व नहीं करना है। गतिज ऊर्जा का यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे जूल। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में जूल के साथ वैल्यू लिखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में 250 kg लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो केजी लगा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। दूसरे ऑप्शन में 250 जूल लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 250 न्यूटन और चौथे ऑप्शन में 250 पास्कल। बताइए जूल के साथ वैल्यू कितना है? 250। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B होगा। मेरे मित्र अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो सिर्फ यूनिट देख करके आप टिक कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे संतुष्टि के लिए आप ½ MB² लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान E डैश के बराबर होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विद्युत वाहक बल एक ऐसा बल है जो किसी परिपथ में धारा के लगातार प्रवाह को बनाए रखता है,
और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है यानी कि ईएमएफ होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये किसके बराबर होता है? तो सर ऊर्जा बटा आवेश के बराबर होता है और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई बटा क्यू लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ई बटा क्यू लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में क्यू बटा टी है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में डब्ल्यू बटा क्यू है, ये भी गलत है सर। तीसरे ऑप्शन में ई बटा क्यू है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई डैश है, बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरे मित्र, जब आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके इसी क्वेश्चन के साथ 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।